देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। डीपीएस के प्राचार्य सुखवंत सिंह थापर की जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ अनकही और कुछ बंद पन्नों को हम टटोलने की कोशिश कर रहे थे, जो बहुत सारे लोगों को प्रेरित कर सकती है। 1984 के दंगे में पिता का व्यवसाय पूरी तरह से बर्बाद हो गया और ऐसे में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे सुखवंत सिंह थापर को भी ऐसा लगा कि अब कहीं ना कहीं उन्हें भी कोई अल्टरनेट व्यवस्था देखने की जरूरत है। और इसी बीच वेल्लोर में अपने किसी करीबी को दिखाने के लिए गए थे और वहां पर एक पान की दुकान में जब उन्होंने नारियल पानी यानी डाब लिया तो वहां उनकी नजर एम्प्लॉयमेंट न्यूज पर पड़ी और वो न्यूज़पेपर उनके हाथ में आते ही उन्हें डीपीएस का रास्ता मिल गया और एक रास्ता धीमी रफ्तार से तय करते हुए वो डीपीएस निगाही के प्राचार्य बने। खुद उनके स्कूल के टीचर उनके लिए क्या सोचते हैं ये तो हम आपको दिखाएंगे ही। इसके साथ साथ इस तरह की जिंदगी से गुजरे, कौन सा एहसास था और खुद उनकी जिंदगी का वो पहला क्रश कौन था, उन पन्नों का कोई महत्व नहीं है जो पीछे छूट गया है, लेकिन दिल की गहराई और एहसास में वो कौन है ये तो हम आपको बताएंगे ही। इसके साथ साथ वो लोग ये सोचते हैं कि किसी की जिंदगी में जो चीजें दिखाई देती हैं, एक फेम और ऊंचाई दिखाई देती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा संघर्ष भी होता है। उस संघर्ष को और कड़ी कठिन परिस्थितियों को पार करके ही जो कुंदन बनता है उसी को दुनिया याद करती है। उन्हीं में से एक है सुखवंत सिंह थापर। डीपीएस निगाही के प्राचार्य सुखवंत सिंह थापर सर को लेकर जो उनके टीचिंग स्टाफ हैं वो क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। मैं अनिल कुमार पांडे, यहाँ पर मैथमेटिक्स टीचर हूँ। जहाँ तक मैं प्राचार्य महोदय जी के बारे में जानता हूँ, उनका नेचर बहुत ही फ्रेंडली है और फ्रेंडली नेचर होने के साथ में ही उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लाजवाब है। उनके देखने का तरीका, उनके समझने का तरीका और मित्रवत व्यवहार जो प्राचार्य महोदय का है वो हम सभी लोगों को बहुत भाता है। उनसे हम बड़े आराम के साथ में अपनी फैमिली प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेते हैं। हम उनसे स्कूल की भी परेशानी आसानी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि उनका जो बिहेवियर है हम लोगों के प्रति वो बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है ये कि हमारे प्राचार्य एक एडमिशियन है और एक जिसको हम कहते हैं कि जॉब संतुष्टि जो होती है, एक विषय के शिक्षक होने के नाते वह संतुष्टि उन्हें उनके व्यवहार से हमें मिल जाती है। सर, जैसा कि आपने कहा तो एक जो सर की राय होती है उससे हमें एक पुस्तक मिलता है, कार्य करने की क्षमता होती है, जो खुलापन होता है, उससे लगता है कि अपनी राय के माध्यम से नहीं आगे बढ़ सकता हूँ, उसमें कोई रोक टोक नहीं रहती सर की। इसके साथ साथ व्यक्तित्व अगर देखा जाए तो सर का व्यक्तित्व बहुत ही व्यक्तित्व के धनी है, चाहे वो लीडरशिप की भावना हो, चाहे नेतृत्व की क्षमता हो या भाईचारे की भावना हो। जो एक सर के साथ सारे स्टाफ और बच्चे एकदम एक जैसे लगता है, एक फ्रेंडली रिलेशन में हम लोग भी काम करते हैं, बच्चे भी सर के साथ वैसे ही होते हैं। टिफिन टाइम में कोई आए तो देख पाएंगे सर को चारों तरफ से घेर के छोटे बच्चे रखते हैं, कुछ लिख के, 2 लाइन अपने से लिख के, कभी कार्ड बना के। तो एक प्रिंसिपल नाम से जो बच्चे को डर कहीं हम लोग जो सुने हैं, हमारे यहाँ वो चीज नहीं है। निश्चित रूप से मैडम ने बिल्कुल सही कहा और मित्रवत व्यवहार के बारे में भी हम सर की बात कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि जिस तरह से इत्र केवल माहौल को महका देता है, सुगंधित बनाता है, पर सर के साथ एक बार मिलने पर व्यक्ति का जीवन ही महकने लगता है। तो इनकी मित्रता वाली जो विशेषता है, तो जो भी इनसे मिलता है तो वो उन्हीं का रह जाता है, क्योंकि इनके व्यक्तित्व में ऐसा जादू है कि वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बट जो इनसे मिलता है वो हमेशा अपने आप को लाभान्वित ही महसूस करता है। तो मैंने 88 से फिर डिसाइड किया कि आई विल ट्राई टू बी वेरी गुड टीचर फॉर माय स्टूडेंट्स। तो वहाँ से फिर जो लगन लगी, बच्चों से प्यार हुआ और मेहनत करते गए। और हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर बी सिंह थे, वहाँ पर हमारे साथ जुड़े थे। इसकी मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो मिस्टर एम बरेजा सर थे और वो किसी कारण से फैमिली के अपने प्रॉब्लम के कारण से वो दिल्ली छोड़ के आ नहीं पाए। तो मैंने 1 जुलाई से ज्वाइन किया था 87 में और सितंबर में एम बरेजा सर वापस दिल्ली चले गए और डॉक्टर बी सिंह ने ज्वाइन किया था। तो उनके साथ में मुझे मौका मिला 95 तक काम करने का। 95 में डॉक्टर बी सिंह चले गए
विद्यावती मोदी एकेडमी रामपुर में। तो 95 तक उनके साथ में मैं रहा हूँ और उनसे काफ़ी कुछ सीखा। और इस बीच में एक फंक्शन था, साल में एक बार दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी के अंदर जितने भी स्कूल उस वक्त थे, करीब 21 थे, 21 या 22 होंगे, तो इन सब का एक गेट टुगेदर होता था किसी एक दिल्ली पब्लिक स्कूल में। तो 94 में या 95 में इस तरह का एक फेस्टिवल डीपीएस भेल रानीपुर हरिद्वार में हुआ था। तो वहाँ पर मैं गया था अपने बच्चों को कंटिजेंट लेते हुए। सर ने मुझे चीफ डी मिशन बना के भेजा था। और मुझे फोटोग्राफी का भी बहुत शौक रहा है। कोरबा में मैं फोटोग्राफी, मेरे मित्र हैं डॉक्टर अरुण प्रकाश, उनके साथ में मिलकर करता था। तो मेरे पास में निकॉन का बहुत अच्छा कैमरा था और उस कैमरे को मैंने गले में लगाया हुआ था। और मेरा कंटिजेंट जो खड़ा था फील्ड में, वो उनके साथ में मैं खड़ा था। तो वहाँ पर चीफ गेस्ट थे हमारे उस वक्त के जो डीपीएस सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे सलमान खुर्शीद सर, तो वो भी वहाँ आए हुए थे। और जैसे ही उनकी स्पीच खत्म हुई, हम लोगों को बताया गया, जितने हम लोग चीफ डिमिशन थे, हम लोगों को कहा गया कि सर आप लोग से मिलना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं, आप लोग अपनी अपनी लाइन में लग जाइए। और जैसे जैसे सर आएंगे तो आपको अपना नाम, अपना डिपार्टमेंट और किस जगह से आप आए उतना बताना है, क्योंकि आप सभी दिल्ली पब्लिक स्कूल्स के हैं। तो मैं भी लाइन में लगा हुआ था और सर आते गए, धीरे धीरे वो इंट्रोडक्शन लेते हुए बढ़ रहे थे। साथ में DHEL के भी डिग्निटरीज थे। और बढ़ते बढ़ते जब वो मेरे पास में आए तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, शेक हैंड किया उनके साथ में। मैंने कहा सर सुखवंत सिंह थापर, कोरबा, एंड आई बिलोंग, माई डिपार्टमेंट इज इंग्लिश। तो ये जब मैंने उनको कहा तो वो वहीं रुक गए। उन्होंने रुक के जो उन्होंने बाकी के जो ऑफिशियल्स जो थे उनसे कहने लगे कि ये है हमारा डीपीएस। कहते हैं all the time that I was giving the speech, I was watching you standing next to the students and I was thinking that you are a sports teacher. और तुम बता रहे, तुमने कैमरा भी लटकाया हुआ है और तुम बता रहे हो इंग्लिश डिपार्टमेंट के हो। बोले तो जो बाकी ऑफिशियल्स जो थे BHEL कहते हैं कि सर हमारे पास में ऐसे टीचर्स हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर का एनकरेजमेंट। अब बातें थोड़ी अलग हटके, सर एक उम्र होती है और उस समय दिल के जो तार हैं वो झंझना जाते हैं, बज जाते हैं, घंटियां बजती हैं। और ये जो सुखवंत सिंह थापर सर जिनको हम देख रहे हैं, इनकी भी कोई बहुत अच्छी यादें होंगी और कुछ न कुछ मोहब्बत के राज होंगे। तो कुछ अफेयर्स के बारे में जानना चाहेंगे, कुछ अधूरा अफेयर, कुछ ऐसा नाम जो याद तो आता है लेकिन वो सिर्फ नाम तक ही रह गया हो। खैर वैसा अगर कहेंगे तो मैं तो नर्सरी क्लास से ही आई वॉज वेरी मच फैसिनेटेड विथ माई जो क्लास टीचर जो थी अनीता मैम, मैंने बताया अनीता मैम शायद सुन रही हूँ, आज विशाखापट्टनम में वो हैं। तो मैं घर में आके मैं मम्मी डैडी को बताता था कि मुझे अनीता मैम बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे ख्याल वो इन्फैचुएशन होता है। इन्फैचुएशन जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो बनते जाते हैं, कई सारे बनते हैं, कई सारे टूटते हैं। वैसे ही कुछ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉलेज जब मैंने ज्वाइन किया था विक्रमदेव कॉलेज, उसमें एक मतलब मैं ये कह के ये बताना चाहूँगा कि एक ऐसे युग में हम लोग रहते थे कि हम अपनी बात किसी को कह नहीं सकते थे। निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे कोई पसंद नहीं आया था, पसंद आया था, लेकिन हम बात वहाँ तक पहुँचा नहीं सके। और पहले साल समझ लीजिए जो हमें पसंद थी उसको हम बस देखते रह गए और 4 साल निकल गए, पता ही नहीं चला। 4 साल में हम लोग उससे बात भी नहीं कर पाए। तो उसी में मैं एक बार एक मैंने शेयर किया था एक बार कि रुखसाब मेरी बेताबी की, उनको तो सुनाई लोगों ने, बेताब थे वो भी मेरे लिए, ये बात छुपाई लोगों ने। क्या बात है। आपने देखा कि राज जो है वो राज बन के रह गया और जो हम जानना चाहते थे वो अभी भी राज जैसा ही है। तो मतलब फिर उसके बाद इतने आप आइडियल थे कि फिर उसके बाद आपने फिर आगे कभी ध्यान नहीं दिया? उसके बाद मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था तो मुझे, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो हमारे एक प्रोफेसर थे फ्रेडरिक राइट सर। तो फ्रेडरिक राइट सर हमें पढ़ाते थे T.S. एलियट की वेस्टलैंड।
और उनकी क्लास हम खुद अटेंड करना चाहते थे, कोई मिस नहीं करते थे, और वो काफ़ी अपनी स्टडीज़ इंग्लैंड में भी करके आए हुए थे। और ख़ास बात ये थी कि उनको एक ऐसे प्रोफेसर ने पढ़ाया हुआ था जो टी.एस. एलियट के शागिर्द थे, तो इसलिए हमारा एक कनेक्शन उनके साथ में काफ़ी अच्छा बन गया था। तो वो एक दिन क्लास में ऐसे पढ़ाते हुए मुझे कहते हैं, क्लास में भरी क्लास, मतलब करीब 80 बच्चे बैठे हुए थे इस क्लास में, और उन्होंने मुझसे कहा कि सुखवंत, आई वांट यू टू फॉल इन लव एंड ऑल्सो फॉल आउट ऑफ इट। मैंने कहा सर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तो कहते हैं कि इफ यू वंस यू विल फॉल आउट ऑफ इट, यू हैव द पोटेंशियल टू राइट फ्यू थिंग्स, तो दैट विल कम आउट ऑफ यू। तो मुझे उनकी वो बात उस वक्त तो समझ नहीं आई, लेकिन ऐसा क्यों उन्होंने कहा। बस आगे जिंदगी चलती रही और लिटरेचर के स्टूडेंट रहे हैं, तो लिटरेचर में ये रोमांस और इनकी स्टडीज बहुत होती है, तो उसमें बस कारवां। लेकिन वो किताबों तक रह गया, जमीन पर नहीं उतर पाया। जमीन पे उतरने का कुछ मतलब समझ लीजिए माहौल नहीं मिला या कुछ ये करिए, ऐसा नहीं था कि हम नहीं चाहते थे, बस कोई ऐसा कोई सामने नहीं आया जिसके साथ में ये चीजें आगे बढ़ती, और उससे बढ़ने से पहले ही मतलब शादी हो गई। और मतलब हम किसी के ना हुए, कोई हमारा ना हुआ। नहीं, उसके बाद शादी के बाद तो फिर हाँ, वाइफ के हो गए। हाँ, ये जो शादी है, आप मैडम को काफी सपोर्ट करते हैं और वो खुद भी टीचिंग से जुड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं एक केमिस्ट्री जो है वो मैच करती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे कि ये लव मैरिज थी या क्या, किस तरह का था? केमिस्ट्री सब्जेक्ट वैसे मेरी समझ से बहुत परे था। ये आपने जो शब्द यूज किया तो मुझे याद आ कि मैडम हमारी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की है, और ये मेरे जो फादर इन लॉ थे हरजीत सिंह ओबराय, वो और मेरे चाचा जी राजेंद्र सिंह थापर जो हैं वो सागर यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट में लाइब्रेरियन थे, और हरजीत सिंह ओबराय मेरे जो ससुर हैं वो वहां पर सागर में पोस्टेड थे एज सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर मध्य प्रदेश के। तो मेरे चाचा जी की और मेरे फादर इन लॉ की दोस्ती थी आपस में, बहुत पुरानी। और उसके बाद फिर मेरे चाचा जी शिफ्ट कर गए जमशेदपुर में, और फादर इन लॉ की पोस्टिंग्स काफ़ी जगह में हुई। वो रायगढ़ भी गए मध्य प्रदेश के, जो अब छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद फिर बैतूल गए, बैतूल से होशंगाबाद गए, होशंगाबाद से फिर वो रिटायर किए, जबलपुर में सेटल हुए थे। तो जब वो बैतूल में पोस्टेड थे तो उनका फिर संपर्क मेरे चाचा जी से हुआ। उन्होंने चाचा जी को लिखा कि मेरी बेटी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट कर चुकी है, इसके लिए कोई रिश्ता हो तो बताइए। फिर चाचा जी मेरे पीछे पड़े। चाचा जी ने मेरे डैडी फादर इन लॉ को चिट्ठी लिखी कि मेरे फादर का नाम दिया उन्होंने, पिताजी का नाम गुरमुख सिंह थापर है, तो उसको उनको मुखे कहते थे। तो बोले मुखे का बेटा भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है, तो अगर आप बोलो तो बात बढ़ाएं। तो मुझे चिट्ठी मेरे फादर इन लॉ बैतूल से लिखते थे, वो जमशेदपुर जाती थी, जमशेदपुर से चिट्ठी विशाखापट्टनम जाती थी मेरे मम्मी डैडी के पास, मम्मी डैडी की चिट्ठी मेरे पास में कोरबा में आती थी, और डिमांड होती थी फोटोग्राफ की। और फोटोग्राफ में खिंचवाना नहीं चाहता था इस कारण से कि मुझे किसी रिश्ते के लिए भेजना है। तो हम लोग करीब 86 में मैं और मेरे कुछ दोस्त मिलके हम लोग बाई रोड बालाजी तिरुपति गए थे। तो उस दौरान की कुछ मेरे पास में फोटोज थी, वो मेरे चाचा जी के पास पड़ी, उसकी कॉपी है। तो चाचा जी की जब मैं फोटो नहीं भेज रहा था तो उन्होंने वो फोटो में भेज दी, और वो हमारी फील्ड में जो हम लोग रास्ते में जा रहे हैं बाई रोड, तो फील्ड में जो पंप लगे होते हैं उसमें नहा रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो फोटोएं मेरे ससुराल पहुंची। तो वो कहते हैं कि जैसे ही आप लोग वहां से निकले थे हम लोग आके तुम्हारा घर देख लिए और यहीं पर होटल लिया हुआ है, उसी होटल आनंद होटल में जिसमें मैं पहले जाकर रुका था। तो रात उनके साथ में बिताई, और फिर वहां से मेरे चाचा जी घर नहीं आए, बोले घर तुम्हारा देखिए, आप मुझे टाटा जाने दो। वो टाटा चले गए। मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ और मैं बिलासपुर की बस में बैठे, मैं रास्ते में उतर गया। तो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ मुझे देखने आए थे, उन्होंने पसंद तो कर लिया। फिर उन्होंने चाचा जी को चिट्ठी लिखी कि आप लोग आइए होशंगाबाद। तो हम लोग फिर अक्टूबर की छुट्टियों में होशंगाबाद मतलब पहली बार मैं अपनी वाइफ को देखने के लिए मम्मी डैडी के साथ में, चाचा जी के साथ में, दीदी के साथ में गए। तो जो आपने देखा तो वो जो पहला इम्पैक्ट था वो मतलब आपको लगा कि हाँ
एक बताया कि हाँ ठीक है। मैं ठीक से देख ही नहीं पाया था क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा कुछ था, टीवी इधर था और मेरी सीट इस तरफ थी और मेरी वाइफ उधर से निकल के आके राइट साइड बैठ गई थी। अब टीवी चल रहा था तो टीवी चलते हुए तो इंसान घूम के इधर नहीं देख सकता, तो संजोग देखिए एक झलक तो हमने ले ली थी और मेरी मम्मी को भी पसंद आई, डैडी को भी पसंद आई, दीदी को भी पसंद आई, तो मुझे भी पसंद आ गई। और सर वही लगा कि सर साहित्य में जिसकी रुचि हो वो अगर एक बेहतर किताब सामने हो, भले वो फोल्ड ही क्यों ना हो, एक आध पन्ना तो दिख ही जाएगा। बिल्कुल बहुत सर। अब सर ये कभी कभी आपने कहा था, आपने कहा भी कि मुझसे कभी कभी का आप कुछ भी कहलवाइए तो वो हो जाएगा, तो सर वो एक तू नहीं तेरी जुस्तजू भी सही, सर वो एक डायलॉग भी हो जाए। कोशिश करता हूँ, मुझे पूरा याद है। वो अमिताभ बच्चन का दौर था तो कहीं ना कहीं उसकी कॉपी लोग करते रहे होंगे, आपने भी कुछ ना कुछ किया होगा। तो कभी कभी मेरे जिंदगी में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की छांव में गुजरने पाती तो शायद आज हो भी सकती थी, मगर ये हो न सका और ये वक्त आलम का कि तू नहीं तेरी जुस्तजू की रूह भी नहीं। ये गम की शाही जो छाई है मेरे दिलों में, ये तेरे जुबाओं में खो भी सकती थी, ऐसा कुछ है, ऐसा ही कुछ बस। चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। लाएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। जिंदगी कुछ खुले हुए पन्ने हमने आपको दिखाया है और ये इसका मकसद सिर्फ इतना है कि कामयाब इंसान के पीछे का जो संघर्ष है, उनकी जिंदगी की दास्तान है, कहीं ना कहीं निराश लोगों को जिनको ऐसा लगता है कि सारी चीजें हमारे साथ खराब क्यों हो रही है, बाकी कुछ लोग इतने कामयाब क्यों हैं, तो शायद उन्हें इससे ये प्रेरणा तो मिले कि जिंदगी में कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। चीजें जो दिखाई देती है वो जिंदगी का एक रुख हो सकता है, लेकिन उसके पीछे की जो सच्चाई है कहीं ना कहीं वो इतनी सरल, इतनी आसान और इतनी बेहतर नहीं होती है जो दिखाई देती है। जो लोग संयमित होकर अपने पे भरोसा रखकर उस एक कामयाब रास्ते पर चलते हैं, कामयाबी उनका इंतजार करती है और वो कामयाब भी जरूर होते हैं। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास।